हौसला, जज्बात और उम्मीद देने वाले, बेजान जिस्म को कंधा, मिट्टी और आग देने वाले, करते कोई परहेज, शिकायत या बहाना नहीं, इस काम को निभाते हैं फर्ज समझकर और खुद से कहते हैं रुक जाना नहीं। रुक जाना नहीं, तू कहीं हार के। कुछ लोग सबको रास्ता दिखाते हुए बस चलते रहते हैं और इंसानियत का फर्ज निभाते हुए बन जाते हैं बहुतों के लिए हौसला और सहारा। और ये वही लोग हैं जिनके अपने काम का सफर तब शुरू होता है जब जिंदगी और उम्मीद का रास्ता खत्म हो जाता है। दुखद और मुश्किल होता है वो समय जब कोई अपनों को किसी बीमारी का शिकार होते देखता है। किसी अपने को हमेशा के लिए खो देने के बाद अगर उसके आखिरी सफर का भी इंतजाम ना हो तो इससे ज्यादा बड़े दुख की बात हो नहीं सकती। और इसी तकलीफ को समझा और खुद सारा इंतजाम लेकर पहुंच गई लखनऊ की वर्षा वर्मा। अप्रैल 2021, कोविड-19 की सेकेंड वेव। लखनऊ शहर और वहां एक अस्पताल के सामने खड़ी होती है एक सफेद रंग की वैन और पीपीई किट पहनी हुई वर्षा वर्मा। इससे पहले वर्षा जी ने और भी कई मरीज, बुजुर्ग और बेघर हुए बीमार लोगों की सेवा की और उन्हें नई जिंदगी भी दी। लेकिन ये कोशिश अलग थी। यहां उनके काम का सफर अस्पताल से मुक्ति धाम तक का था और ये काम बिना रुके, बिना किसी झिझक के करते हुए वर्षा वर्मा बन गई कई फैमिलीज के लिए होप फॉर अ रिस्पेक्टेबल लास्ट जर्नी फॉर द डिपार्टेड। मैं हूं राजकुमार राव और आज मैं आपको मिलवाऊंगा लखनऊ शहर की वर्षा वर्मा जी से। वर्षा जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका रुक जाना नहीं के इस एपिसोड में। नमस्कार सर, थैंक यू सो मच। वर्षा जी, आप एक नेशनल लेवल जूडो चैंपियन हैं और साथ में एक पब्लिश्ड पोएट भी हैं। तो एक खिलाड़ी की जो कलाकार से मुलाकात हुई, ये कैसे हुई, इसके बारे में बताइए हमें। मुझे लगता है सर कि वक्त की जैसी डिमांड रही और मैंने अपने आप को वैसे ढाल लिया। स्पोर्ट्स में काफ़ी रुझान है, मैं काफ़ी एक्टिव थी और अपनी एनर्जी को मुझे राइट डायरेक्शन में ले करके जाना था। तो पेरेंट्स ने हमारे जूडो की तरफ हमारा एडमिशन कराया, तो उसकी तरफ रुझान जो रखा। जब थोड़ा सा समाज को समझने लगे, उनकी तकलीफ़ों को जब मैं समझने लगी और मुझे ऐसा लगा कि समाज को अब दूसरी तरीके से मेरी ज़रूरत है, तो मैंने अपने आप को उस खांचे में ढाल लिया और समाज के लिए समर्पित हो गई। अब इस पैंडेमिक में ज़िंदगी के बाद भी जो दुनिया है उसमें भी आप लोगों की सेवा कर रही हैं, तो बताइए कि इस नेक काम की शुरुआत कैसे हुई। और आई एम श्योर आपको बहुत सारी मुश्किलें भी आई होंगी, डेड बॉडीज़ को पहुंचाना, उनकी फैमिलीज़ का ध्यान रखना, उसके बारे में हमें कुछ बताइए। पैंडमिक में जो लोग एक्सपायर कर रहे थे, आपको मैं बताऊं, अस्पतालों के बाहर का जो मंजर था वो बड़ा ही भयावह था। मैं कई रातों तक सो नहीं पाई इन चीज़ों को लेकर। उसी बीचों एक हमारी दोस्त एक्सपायर कर गई और आप बिलीव नहीं करेंगे, कम से कम मुझे वैन कराने में लगभग 3 से 4 घंटे लग गए, क्योंकि वैन वाले मुझसे बहुत 15,000 या 10,000 रुपये, 12,000 रुपये सिर्फ 4 किलोमीटर के लिए डिमांड कर रहे थे। उसने मुझे, उस इंसिडेंट ने मुझे इतना अंदर तक झकझोर दिया कि मुझे लगा कि अब एक भी दिन, एक भी क्षण मैं वेस्ट नहीं कर सकती हूँ। अब ये कोई ना कोई मुझे ऐसी सेवा देनी है जिससे कि लोगों तक, जन सामान्य तक मदद पहुँचे। नेक्स्ट डे 9:30 बजे से ही मैंने ये सेवा देनी स्टार्ट की और लोगों को समझने में लगभग 2.5 घंटा लगा कि ये लड़की प्लाकार्ड लेकर के एक्चुअली करना क्या चाह रही है। उस प्लाकार्ड में बहुत सिंपल सा एक मैसेज लिखा हुआ था, निःशुल्क शव वाहन, और मेरा टेलीफोन नंबर लिखा हुआ था। तो 2.5 घंटे के बाद मेरे पास पहले एक ऐसा तीमारदार आए जिन्होंने कहा कि मेरे पास बिल्कुल भी पैसे नहीं है, क्या आप वाकई में निःशुल्क सेवा देंगी, क्या आप वाकई में हमारे जो हमारा पेशेंट डेथ हो गया है उसको आप क्रिमेशन सेंटर तक पहुंचाएंगी। मैंने कहा डेफिनेटली, कोई डाउट भी नहीं है, गाड़ी भी यहीं है, मैं भी यहीं हूँ। और तुरंत इमीडिएटली हम लोगों ने पीपी किट पहना और सबसे पहला केस हम लोगों ने वो हैंडल किया। सैकड़ों फैमिलीज मेरे पास ऐसी भी आई कि अपने घर की जो डेड बॉडी थी वो छोड़ करके भाग गए, तो मेरे पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था, मुझे उनका क्रिमेशन कराना था। जी वर्षा जी, जैसे आपने बताया कि आपने शुरुआत अकेले की पर काफ़ी मुश्किलों का आपको सामना करना पड़ा, उसके बाद और लोग आपके साथ जुड़ गए और एम्बुलेंसेज आ गई, वैन्स आ गए, तो ये जो टीम आपने बनाई ये आपने कैसे तैयार की, ये लोग आपके साथ कैसे जुड़े? पैंडेमिक के टाइम पे मुझे फाइनेंशियली तो लोगों ने सपोर्ट किया, शायद इसी वजह से मैं इतनी सारी वैन्स लगवा पाई। पेड वॉलंटियर्स थे, उन्होंने ही, वो ही आखिरी तक टिक पाए मेरे पास और मैंने उनको बहुत हैंडसम अमाउंट दिया। लेकिन आप विश्वास जानिए कि इसमें बिल्कुल हंसने की बात नहीं है, गहराई से सिर्फ समझने की बात है कि जो ड्राइवर है, जो अटेंडेंट है, वो भी अपनी जान को खतरे में डाल करके इस सेवा में उतरा है। मैं जानना चाहता
चाहता हूँ कि आपने क्रेमेटोरियम में आने वाले लोगों के लिए वहाँ पर आपने फ्री ड्रिंकिंग वाटर डिस्ट्रीब्यूशन भी शुरुआत की थी इस चीज़ की, तो उस बारे में हमें बताइए। जब मैंने पीपी किट पहनी और कुछ चीज़ों का जब मुझे एहसास हुआ, तो वही चीज़ें मैंने उन तीमारदारों को भी झेलते हुए देखा, जो लोग हैबिचुअल नहीं थे पीपी किट पहनने के लिए, लेकिन अपने घरों के किसी सदस्य को वो क्रिमेट करने के लिए आए थे। तो ये सारी चीज़ें चूँकि मैं लगातार देख रही थी, तो मुझे लगा कि एक बेसिक रिक्वायरमेंट पानी के स्टॉल की भी है। तो मैंने वहाँ पर पानी का स्टॉल लगवाया, और जितनी राहत लोगों को हम एक शव वाहन दे करके या एम्बुलेंस दे करके दे पा रहे थे, उससे कहीं ज़्यादा राहत मैंने वो पानी में देखा। लोग जब एक घूंट पानी पी रहे थे, तो उनके अंदर मैंने ज़िंदगी को वापस आते देखा। वर्षा जी, आप बहुत नेक काम कर रही हैं, और आप जो ये काम कर रही हैं, आई एम श्योर बहुत लोगों में हिम्मत नहीं है इस सेवा को करने की। बहुत लोग घबरा सकते हैं, घबरा जाते हैं। कभी आपको ऐसा लगा कि शायद कहीं ये काम रुक ना जाए, या फिर समाज क्या कहेगा, या फिर आसपास के रिश्तेदार क्या कहेंगे? कभी ऐसा कोई थॉट आया आपके दिमाग में? बीच बीच में प्रॉब्लम्स जो मुझे नहीं पता थी कि आएंगी, और वो आईं। जब हमारे पास थोड़ा सा कम ही हो गई पैसे की, तो फिर मैंने उसको थोड़ा सा जब अमाउंट अपने ड्राइवर्स का कम किया, तो 3 बार उन लोगों ने अचानक से सवेरे सवेरे मुझे पता चला कि सारे के सारे लोगों ने स्ट्राइक कर दी, और आज गाड़ी लेकर के कोई भी नहीं पहुंचेगा। उस समय अगर मैं पैनिक कर जाती, मैं थोड़ा रोई, लेकिन मुझे लगा कि नहीं, रोने से काम नहीं चलेगा। और मेरे पास लगातार 100, 150, 200, 300 कॉल रेगुलर आ रही थी। एज एन अटेंडेंट मैं रेगुलर थी, लेकिन मुझे लगा कि अब शायद मुझे एज अ ड्राइवर, अटेंडेंट का भी काम मुझे ही करना है, ड्राइवर का भी काम खुद करना है। तो इसी तरह से छोटी छोटी कई और भी प्रॉब्लम्स आई। स्टार्टिंग में जो मैंने रेंट पे गाड़ियाँ ली थी, वो मैं जब बाहर भेजती थी, ये मेरा एक कमिटमेंट था कि मैं बाहर वाली जो बॉडीज़ है, मैं उनको मना नहीं करूँगी। पुरानी गाड़ियों ने भी काफ़ी प्रॉब्लम की, लेकिन मैंने हौसला नहीं खोया, और लोगों ने मुझे गाड़ी से भी मदद की। तो मुझे अगर सपोर्ट मिलता रहेगा, तो सारी चीज़ें बहुत अच्छे से ये सेवा चलती रहेगी। तो वर्षा जी, ऐसे में कई बार, जैसे आपने कहा कि बीच में आप कई बार रो भी पड़ी थी, तो खुद को संभालना आपको आसान नहीं रहा होगा। तो ऐसे में आपने अपने आप को कैसे समझाया कि मुझे चलते रहना है, रुक जाना नहीं है? देखिए, जब आप लोगों की आंखों में बहुत दर्द देखते हैं, बहुत आंसू देखते हैं, चारों तरफ त्राही त्राही होती है, चीख पुकार होती है, और तब आप सेल्फिश नहीं हो सकते हैं। अगर आपके सीने में दिल है, तो आप उस वक्त शांत नहीं रह सकते हैं। मदद आपको लगातार देनी है, चाहे वो छोटी है। मदद कभी कोई छोटी या बड़ी नहीं होती है। मदद को आप एक वायरस की तरह मान के चलिए। जैसे कोरोना वायरस फैल रहा था, ठीक इसी तरह से आप मदद को एक कोरोना वायरस मान लीजिए, और मदद को पूरे समाज में फैला दीजिए, ताकि एक डेवलप हो जाए, एक हमारी ये सोच डेवलप हो जाए कि मदद हमें करनी है। जी जी, बिल्कुल वर्षा जी। वर्षा जी, हम आपके हौसले को, और साथ ही साथ आपके जो आपका परिवार है, आपके दोस्त हैं, आपके साथ जो काम कर रहे हैं वॉलंटियर्स, उन सबको भी सलाम करते हैं, जिसकी वजह से आज इतने सारा आप नेक काम कर रही हैं और इतने परिवारों को मदद पहुंचा रही हैं। और वर्षा जी, आपको थैंक यू कहने के लिए हमारे पास एक छोटा सा सरप्राइज़ है, तो मैं चाहता हूं कि हम साथ में सुने उस सरप्राइज़ को। कोविड की सेकेंड वेव की पीक पर 19 अप्रैल की मॉर्निंग आई लॉस्ट माई हस्बैंड। अस्पताल में बिल्कुल अकेली, बेबस, लाचार जब मैं खड़ी थी, तो मुझे किसी संपर्क से वर्षा जी का नंबर मिला। वर्षा जी 10 मिनट के अंदर अपनी टीम के साथ मेरे साथ थी। उन्होंने मेरे पति के शव के अंतिम क्रियाक्रम की जो पूरी व्यवस्था की, उसमें जो मेरी मदद की। हम अकेले घाट पे गए। मैं वो क्षण कभी नहीं भूल सकती जब वर्षा जी ने मुझे गले लगा करके हौसला दिया। उनकी वो काइंड स्माइल, उनका पीपी से झांकता वो मुस्कुराता चेहरा, मैं इस जन्म में नहीं भूल सकती। मेरे लिए उस समय वो किसी फरिश्ते से कम नहीं थी। वो दिन है और आज का दिन है। मैं रोज़ ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि उनकी रक्षा करें, उनका ख्याल रखें, क्योंकि जब तक वर्षा जी जैसे लोग हमारे बीच हैं, देयर इज़ होप फॉर ह्यूमैनिटी। आई गिव हर ऑल माई लव एंड ब्लेसिंग्स। थैंक यू। वर्षा जी, ऐसे बहुत सारे और भी लोग हैं जो आपको रोज़ाना याद करते हैं और आपको थैंक यू कहते हैं। हम सब भी आपको यहाँ बैठकर एक बहुत बड़ा दिल से धन्यवाद देना चाहते हैं। आप जो ये नेक काम कर रही हैं, आप ऐसे ही करती रहें, और ऊपर वाला हमेशा आपको शक्ति प्रदान करे, आपको हिम्मत देता रहे, ताकि आप अपने इस रास्ते पर चलती रहें और कभी रुके नहीं। थैंक यू सो मच वर्षा जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। आज वर्षा जी ने हमें ये समझा दिया कि जब आप अपने सबसे बड़े दुख को ही अपना हौसला बना लें,
तो आप ना सिर्फ अपनों के लिए पर पूरे समाज और शहर के लिए बन जाते हैं एक मिसाल और सही मायने में कहलाते हैं एक सेल्फलेस सुपर हीरो। वर्षा जी की ही तरह कुछ और सेल्फलेस सुपर हीरो से हम आपको मिलवाएंगे जो अपनी जरूरत के बारे में ना सोचकर कोविड-19 में अपनों को खो चुके परिवारों के लिए बने उम्मीद के सिपाही। भुवनेश्वर की मधुस्मिता पृथ्वी ने कोविड-19 की वजह से गुजरे अनेक लोगों का क्रिमेशन किया जिनके खुद अपने भी डर की वजह से आगे नहीं आ पा रहे थे। आइए सुनते हैं उनकी कहानी। मेरा नाम मधुस्मिता पृष्टि है, मैं भुवनेश्वर से हूँ। इस लॉकडाउन में भी मैं बहुत सारा डेड बॉडीज का अंतिम संस्कार करती हूँ, अभी भी चालू है। आजकल जो डेड बॉडी लोग होते हैं उनका फैमिली वाले भी उनका सपोर्ट नहीं करते हैं, नहीं छूते हैं, इतना नफरत करते हैं कि सारी चीज मुझे ही करना पड़ता है। जैसे कि घर से लाती हूँ उनको, फिर उनका सारी फॉर्मेलिटीज फिल करती हूँ, जो भी होता है, फिर उनको अंतिम संस्कार करती हूँ लेके ग्रेवयार्ड में। आप सबका आशीर्वाद चाहिए। मैं चाहती हूँ मैं आगे जब तक जिंदा हूँ लोगों की सेवा करूँ और अब भी करती हूँ और आगे भी करती रहूंगी। हमारा मजहब चाहे जो भी हो, इंसानियत का मजहब सबसे ऊपर है और उसे निभाना हम सबकी जिम्मेदारी है। यही बात समझकर और सारे भेदभाव भुलाकर कुछ लोगों ने इंसानियत का फर्ज निभाया। जब 6 दिन तक शहर में एक महिला का अंतिम संस्कार नहीं हुआ तब मिराजुद्दीन खान ने अपने हाथों से उनके लास्ट राइट्स परफॉर्म किए। आइए जानते हैं उनकी कहानी। मंजू की माँ की जब मौत हुई कोरोना से, उस समय मंजू रो रही थी। तो मैंने कहा बेटा क्या बात है? बोली मेरी माँ की अंत्येष्टि के लिए पैसे नहीं है, तो मजबूरी है, एक इंसानियत के नाते, एक मानवता के नाते हमने अपना फर्ज अदा करा और अंत्येष्टि कराई। लेकिन आज भी उसकी चीखें हमारे कानों में गूंजती हैं कि एक बेटी किस तरीके से तड़प रही थी माँ के लिए और कोई सुनने वाला नहीं था। वो चीखें आज भी हमारे कानों में जिस समय गूंजती हैं तो हमारी रातों की नींद उड़ जाती है। जब इस तरीके के हालात देखे तो एक मन में ख्याल आया कि आखिरकार हमको भी मरना है, तो क्यों ना इस काम को, इस मानवता के काम को अंजाम दिया जाए। तो इस तरीके से हमने इस काम को किया और करने के बाद में जो फर्ज था हमारा वो हमने निभाया। वर्षा वर्मा, मधुस्मिता पृष्टि और मिराजुद्दीन खान की कहानियां हमें यकीन दिलाती हैं कि जहां चाह है वहां राह है। Where there's a will to help, there'll always be hope. Hope for humanity. ऐसे और भी बहुत सारे सेल्फलेस हीरोज हमारे आसपास हैं जो हर रोज पूरी हिम्मत से कोशिश करते हैं इंसानियत का फर्ज निभाने की। और रुक जाना नहीं, ये कोशिश है ऐसे सुपर हीरोज की कहानी आप सबके सामने लाने की। ऐसी कहानियां जिन्हें सुनकर आप कहें कि जब कर रहे हो सही तो चाहे जो भी हो, रुक जाना नहीं। सेफ रहें, स्वस्थ रहें और जहां बन पड़े एक दूसरे की मदद करते रहें। मिलते हैं रुक जाना नहीं के अगले एपिसोड में। रुक जाना नहीं, रुक जाना नहीं, स्टोरीज ऑफ होप सुनिए स्पॉटिफाई पर।